Good afternoon, students. Welcome to Bal Bharati e-education portals. Today, we are discussed about roles and functions of plant nutrients. We are known that in early classes, we are also discussed about primary elements, secondary elements, and details study about आयरन एंड मैग्नीज जिसमें अपने लोहे और मैग्नीज के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद अपने जो शेष बचे हुए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके कार्यों और उनकी कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य पोषक तत्व है वो कौन सा है? कॉपर। कौन सा है? कॉपर। आज का जो मुख्य पोषक तत्व है कौन सा है? कॉपर। तो अपने देखते हैं कॉपर है। कॉपर का सबसे पहले यह किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? Cu+2 के रूप में अवेलेबल होता है। और प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेस देन 1 ppm। और आपको बता ही दिया जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये ज़्यादातर 5.5 से 6.5 अम्लीय मृदाओं में इनकी उपलब्धता अधिक होती है। हाईली अवेलेबल इन एसिडिक कंडीशंस। इसके सिवाय जो कॉपर होता है, अब कॉपर के मेन फंक्शंस क्या क्या है? मेन फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहले जो कॉपर होता है, कॉपर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें हेल्पफुल होता है। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, तो उसमें कौन सहायता करता है? कॉपर सहायता करता है। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड एसेंशियल फॉर ETC साइकिल। यह श्वसन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके सिवाय पौधों में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। यह क्या एक वृद्धि हार्मोन है जिसका संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, या इसके संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? वो पोषक तत्व होता है कॉपर। एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण और निर्माण में कॉपर आवश्यक होता है। यह इसका मुख्य रूप से दूसरा कार्य था। इसके सिवाय जो विटामिन ए होता है, कौन सा? विटामिन ए होता है प्लांट्स में, उसको कौन सिंथेसाइज करता है, या उसके सिंथेसाइज के लिए या उसके सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कॉपर की। इसके सिवाय जितनी भी रेस्पिरेशन रिएक्शंस होती हैं या जितनी भी ETC की साइकिल्स होते हैं, इनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं या कुछ कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एंड कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? कॉपर करता है। तो कॉपर के मुख्य रूप से कार्य क्या है? यह है श्वसन और ETC साइकिल के लिए आवश्यक है, या विटामिन ए का संश्लेषण करता है, यह पादपों में इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके सिवाय श्वसन अभिक्रिया में यह कुछ निश्चित एंजाइमों और प्लास्टोसाइनिन को सक्रिय करता है। यह कॉपर के कुछ प्रमुख कार्य थे। अब अपने कॉपर की कमी से होने वाले रोगों को जानेंगे। सबसे पहले एक नींबू वर्गीय फसलें होती हैं। नींबू वर्गीय मीन्स सिट्रस फ्रूट। कौन से? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में एक डेफिशिएंसी आती है जिसको बोलते हैं डायबैक। डायबैक, बैक का मतलब होता है उल्टा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ये कोई प्लांट है बच्चों, कौन सा है? ये कोई प्लांट है। तो इसमें क्या होता है? अब कॉपर क्या है? नॉन मोबाइल है, मतलब कि अचल है। तो इसमें क्या होता है? जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, इसमें पत्तियां ऊपरी भाग से डेड होने लग जाती है, ऊपरी भाग से पत्तियों की मृत्यु होने लग जाती है या वे झुलसने लग जाती हैं, और ऊपरी भाग से सूखती सूखती नीचे तक सूख जाती हैं।
इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? डाई बैक बोलते हैं। पत्तियों का ऊपर से नीचे की तरफ सूखना प्रारंभ होना, यह किसकी कमी के कारण होता है? यह कॉपर की कमी के कारण होता है। dieback and recalmation disease of citrus fruit due to deficiency of copper, कॉपर की कमी के कारण पौधों में रिकैल्मेशन एंड डाईबैक नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ रिकैल्मेशन ही सिनोनिम या इसी का एक दूसरा नाम है। अब उसके बाद एक होता है ग्यूमोसिस। ग्यूमोसिस दूसरा रोग जो कॉपर की कमी से होता है वो कौन सा होता है? ग्यूमोसिस। ग्यूमोसिस का मतलब जैसे आपने कई बार नींबू वर्गीय फल देखे होंगे। नींबू वर्गीय फलों में जैसे जो ब्रांचेज होती हैं या जो शाखाएं होती हैं या जहाँ पर पेड़ की छाल होती है वहां पर जिसको अपने आमतौर पर गोंद बोलते हैं, जिसको अपने गम बोलते हैं, जो गम निकला होता है प्लांट्स में से या उसमें से किसी तरल पदार्थ का रिसाव होना पौधों में से, तो तरल पदार्थों का रिसाव आदि होना या ज्यादातर किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी से। तो बेसिकली क्या होता है? ग्यूमोसिस डिजीज ऑफ सिट्रस अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, तो यह भी कॉपर की कमी के कारण होता है। इसके सिवाय अगर अपने तीसरा देखें तो मेल फ्लावर स्टरलिटी। मेल फ्लावर स्टरलिटी, जो नर पुष्प होते हैं वे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, उनमें बांझपन आ जाता है, तो यह किसकी कमी के कारण होता है? यह कॉपर की कमी के कारण होता है, जिसको बोलते हैं मेल फ्लावर स्टरलिटी। तो यह कॉपर के कुछ कार्य और फंक्शंस थे। इसके सिवाय अपना अगला जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? बोरॉन। कौन सा? बोरॉन। अब अपने बात करते हैं बोरॉन के बारे में। तो सबसे पहले बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को लेस देन 1 ppm होती है। इसके सिवाय जो इसका सोर्स होता है वो कौन सा होता है? टूरमालाइन। कौन सा? टूरमालाइन। कौन सा? टूरमालाइन। तो टूरमालाइन क्या है? बेसिकली कॉपर का बोरॉन का एक सोर्स है जिससे सॉइल में बोरॉन की प्राप्ति होती है, और इस बोरॉन को कौन अपटेक करते हैं? प्लांट्स अपटेक करते हैं। तो यह बोरॉन था। उसके बाद बोरॉन का जो हाईली अवेलेबिलिटी होती है, यह किस पीएच वैल्यू पर सर्वाधिक होती है? यह 5.5 to 6.5। अगर आप इसको 5 से 6 भी लिख देते तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो उसके बाद बोरॉन होता है। बोरॉन का जो अवेलेबल फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? या बोरिक एसिड के रूप में या बोरेट के रूप में होता है। बोरिक एसिड या बोरेट के रूप में। H3BO3 नेगेटिव, H2BO3 नेगेटिव, इस फॉर्म में यह प्लांट्स को अवेलेबल होता है या इसका पर्याप्य रूप है जिसके द्वारा यह पौधों को उपलब्ध होते हैं। अब अपने देखते हैं बोरॉन के कुछ कार्य या फंक्शंस। इसके बाद अपने बोरॉन के कमी के लक्षण और बोरॉन के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स and boron involved in reproduction and germination of pollen grains। तो जो बोरॉन का पहला कार्य क्या है? एक तो यह शुगर का ट्रांसलोकेट करता है, शुगर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे में स्थानांतरित करता है। इसके बाद जो परागकण होते हैं, पोलेन ग्रेन्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए नए पुष्पों का निर्माण करना, और उसके बाद जर्मिनेशन, और उन परागकणों के जर्मिनेशन, उनके जर्मिनेशन का भाव अर्थ कि किसी पौधे का नया रूप आना या पौधे का अंकुरण होना। तो यह जो परागकण होते हैं उनके रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन में भी सहायक होता है। ये इसका पहला फंक्शन था। क्या था? शुगर को स्थानांतरित करना, शर्करा को स्थानांतरित करना, जो परागकण होते हैं उनके प्रजनन और अंकुरण में सहायक होता है।
इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद बोरोन की एक स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक है, बोरोन इज ओनली नॉन मेटल, बोरोन इज ओनली नॉन मेटल अमंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उनमें बोरोन ही एकमात्र ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि एक अधातु है। इसके सिवाय जितने भी है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पूरे के पूरे क्या है, मेटल्स या धातु हैं। इसके सिवाय जो बोरोन का काम और क्या होता है, बोरोन जो सेल होती है, सेल में वाटर अपटेक या वाटर की जो अब्जॉर्बेंस होती है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल वाटर अपटेक एंड अब्जॉर्बेंस इन सेल एंड सेल वॉल। कोशिका भित्ति और कोशिका में जल के अवशोषण का नियंत्रण कौन करता है, बोरोन करता है। यह इसका दूसरा प्रमुख कार्य है। इसके सिवाय इसका जो तीसरा प्रमुख कार्य है बोरोन का, यह है कैल्शियम और जो पोटेशियम का अनुपात होता है, कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात होता है, इसको स्थिर बनाए रखता है, इसको स्थिर बनाए रखता है। तो बोरोन रेगुलेट द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन। तो यह कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर अपने इसका मुख्य रूप से चौथा फंक्शन देखें बोरोन का, तो बोरोन का जो मुख्य रूप से फंक्शंस होता है, यह जो पोलेन ग्रेन्स होते हैं, पोलेन ग्रेन्स हो गया, रूट हो गया, इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो जब एक स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोरोन की डेफिशिएंसी होती है, उस कंडीशन में प्राकणों का अंकुरण नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रजनन क्रियाएं रुक जाती है, या प्राकणों का अल्प विकास होने से पौधे में जो दाने का विकास होता है वो भी कम हो जाता है या छोटा रह जाता है, जिस चीज को क्या बोलते हैं, पोलेन स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलेन स्टेरिलिटी। पोलेन स्टेरिलिटी यह किसके कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। सो बोरोन बेसिकली इज नेसेसरी फॉर pollen grains, necessary for germination of pollen grains and formation of roots। तो यह जड़ों के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये मुख्य रूप से बोरोन के कुछ प्रमुख कार्य थे जो कि बोरोन के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद अपने देखें तो बोरोन है, यह एक नॉन मोबाइल है, अचल पोषक तत्व है। अचल पोषक तत्व के कमी के लक्षण बिल्कुल नहीं गति करता, आपको बताया था। कैल्शियम और बोरोन है जो बिल्कुल गति नहीं करते, तो इसके कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देंगे, अपर पोर्शन पर दिखाई देंगे। यह कैल्शियम के साथ, जो बोरोन होता है, यह कैल्शियम के साथ सेल डिवीजन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन सेल डिवीजन विद कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ यह सेल डिवीजन में सहायक होता है। तो बोरोन की कमी के लक्षण भी शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र में दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टर्मिनल बर्ड्स becomes discolored and die। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, वे रंगहीन हो जाती हैं, अपना हरा रंग खो देती हैं और लास्ट में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, जो कैल्शियम था, तो कैल्शियम की कमी के लक्षण भी तो टर्मिनल बर्ड्स में दिखाई दे रहे थे, या टिप मेरिस्टेमिक पोर्शन में दिखाई दे रहे थे, शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र में। लेकिन कैल्शियम की अवस्था में क्या था, कैल्शियम की अवस्था में जो पत्ती था, पत्ती किनारों से इन्वर्टेड या मुड़ने लग जाती थी, और उसके बाद वो क्या है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती थी। मींस जैसे हुक होती है या गुंडीनुमा स्ट्रक्चर बना लेती थी। लेकिन बोरोन में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड्स या शीर्ष कलिकाएं होती हैं, यह रंगहीन होकर पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो ये इन दोनों की डेफिशिएंसी सिम्टम्स में अंतर था। अब बोरोन की कमी से होने वाले अपने रोगों के बारे में जानते हैं।
जो बोरोन है, बोरोन के कारण पहले तो होता है ब्राउनिंग और होलो हार्ट, ब्राउनिंग और होलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग और होलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। जो गोभी होती है या जो फूल गोभी होती है उसमें क्या होता है, उसका जो फूल होता है उसमें ब्राउनिंग या भूरा रंग आने लग जाता है। इसके सिवाय जो गुच्छा होता है वो बाहर से दिखने में तो स्वस्थ होता है लेकिन अंदर से क्या निकल जाता है, खोखला निकल जाता है। यह किसकी कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। इसके सिवाय जो दूसरा रोग है टॉप टॉप सिकनेस, सिकनेस ऑफ टबैको, जो तंबाकू होता है, तंबाकू का जो ऊपरी भाग हो जाता है, ऊपरी भाग होता है जो अपर पोर्शन होता है, जो नई पत्तियां होती हैं उनमें क्या आ जाता है, टॉप सिकनेस। टॉप सिकनेस का मतलब होता है ऊपर से पत्तियां सिकने लग जाती हैं या ऊपर से पत्तियां जलने लग जाती हैं। यहाँ मेरे सिकने का मतलब ये नहीं, सिकनेस का मतलब होता है बीमारी होना इंग्लिश में। तो उसमें ऊपर की पत्तियां क्या होने लग जाती हैं, जलने लग जाती हैं। इसके सिवाय जो तीसरा रोग होता है वो होता है लिटल लीफ ऑफ कॉटन, लिटल लीफ ऑफ कॉटन। जो कॉटन या कपास की ऊपरी पत्तियां होती हैं उनमें अल्प कोशिका विभाजन या न्यूनतम कोशिका विभाजन होने के कारण पत्तियों का आकार क्या रहने लग जाता है, छोटा रह जाता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज अक्कर। तो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन किसकी कमी के कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण होता है। जो चौथा रोग है फ्रूट क्रैकिंग्स, फ्रूट क्रैकिंग्स ऑफ टमाटो। तो बोरोन की कमी की अवस्था में जो टमाटर होता है उसके फल फटने लग जाते हैं या उनमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। ये इसके कुछ रोग थे। एक होता है हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट। जो चुकंदर होती है, चुकंदर में जो उसका चुकंदर का फल होता है या फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, अंदर से कालापन छाने लग जाता है या अंदर से उसका जो भाग होता है वो रॉट का मतलब होता है सड़ने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट। और बोरोन की कमी से होने वाला एक मुख्य रोग होता है जो कि अंगूर में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हैन 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 एंड चिकन, hen and chicken disease of grape, hen and chicken disease of grape। आज का काम क्या है आपका बच्चों, जितने भी रोग बता रहा हूँ इनको किस पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है। तो इस अवस्था में क्या होता है, आपको एक इमेज दिखाई देगा जिसमें क्या होता है, जो अंगूर होते हैं इसमें अंगूर के गुच्छे में कुछ अंगूर तो बहुत बड़े होंगे और कुछ अंगूर बिल्कुल बारीक होंगे, तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप। जैसे हैन बड़ी होती है लेकिन उसका जो चूजा होता है, जिसको वैसे चिकन का मतलब बास होता है लेकिन उसके चूजे को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, तो दोनों के आकार में अंतर है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स। तो यह पूरे के पूरे लक्षण किसकी कमी के कारण होते थे, या रोग किसके उत्पन्न कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप। देखो बेटा, आपको मैं रोग पढ़ा रहा हूँ तो आपको रोगों के बारे में छोटी सी जानकारी देता हूँ। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक वे रोग जो किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, तो ये रोग किसके कारण होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीज या कायिक व्याधियां, जो किसी भी वातावरणीय दशाओं या सूक्ष्म पोषक तत्वों की दशाओं के कारण होते हैं। एक वे रोग जो सूक्ष्म जीवों की कमी के, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं या सूक्ष्म जीवों की स्पॉइलेज के कारण होते हैं, ड्यू टू स्पॉइलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीवों की स्पॉइलेज या सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग कौन से रोग होते हैं, बायोटिक डिजीज होती हैं या जैविक रोग होते हैं। तो ये दो प्रकार के रोग होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल डिजीज होती हैं
जो कि मुख्य रूप से पोषक तत्वों या वातावरणीय दिशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं जिंक की। किसकी बात करते हैं? जिंक, जेड। तो जिंक में सबसे पहले अगर अपने इसका सोर्स देखें तो जिंक का सोर्स कौन सा होता है? जिंक का सोर्स होता है सेफेलेराइट। कौन सा? सेफेलेराइट। सेफेलेराइट, जिंक का सोर्स कौन सा होता है? सेफेलेराइट। तो अब जिंक है, जिंक की कुछ फंक्शंस को देखेंगे और जिंक के कारण होने वाले रोगों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो Fe, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, बोरॉन, ये पूरे के पूरे 6 के 6 पोषक तत्व क्या हैं? HL हैं। तो जिंक भी क्या है? HL है। तो सबसे पहले जिंक के मेन दो फंक्शंस हैं। एक तो इसका जो मेन फंक्शन है यह है जो पत्तियों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता या जल अवशोषण करने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करता है। जिंक हेल्पफुल इन इंक्रीज वाटर ऑब्जॉर्बेंस ऑफ लीव्स या ऑब्जॉर्बेंस बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा जल अवशोषण को बढ़ाता है। इसके सिवाय यह कॉपर के साथ मिलकर मुख्य मुख्य अवयव के रूप में किसका निर्माण करता है? इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि एक वृद्धि हार्मोन है या ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो कि पादप के शीर्ष विभाजक क्षेत्र में कोशिका विभाजन के साथ साथ नई नई पत्तियों या शिराओं के निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाला, प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है या ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? वो है इंडोल एसिटिक एसिड, या जिसको आमतौर पर क्या बोल देते हैं? ऑक्सिन्स भी बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है ऑक्सिन के संश्लेषण में सहायक मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? जिंक है। और जिंक के साथ दूसरा मुख्य सहायक पोषक तत्व कौन सा है? कॉपर है। कौन सा है? कॉपर है। तो इसके दो मुख्य रूप से कार्य क्या है? एक तो यह इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके सिवाय ये जो कोशिका में या पत्तियों के द्वारा जल विभाजन जल अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब अपने जिंक के कारण होने वाले कमी के लक्षण को देखते हैं। जो जिंक की अवेलेबल फॉर्म होती है या किसके रूप में होता है? Zn+2 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? Zn+2 के रूप में होता है। अब इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, पहला रोग आता है वाइट बर्ड ऑफ मैज, वाइट बर्ड ऑफ मैज, मैज की सफेद कलिका, मैज की सफेद कलिका। जिंक HL है तो मैज की जो ऊपर की कलिकाएं होती हैं जिस पर बाद में भुट्टा या बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होने लग जाती है? सफेद रंग की होने लग जाती है, जिसके इसको कारण क्या बोलते हैं? वाइट बर्ड ऑफ मैज। एक बहुत ही प्रसिद्ध रोग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खैरा डिजीज ऑफ राइस अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण धान में खैरा व्याधि उत्पन्न हो जाती है? तो वो किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। खैरा डिजीज ऑफ राइस, खैरा डिजीज ऑफ राइस, यह किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। इस अवस्था में क्या होता है? इसमें ब्राउन रेड कॉलरेशन occurs on both types of leaves, upper and lower leaves। तो जिंक की कमी के लक्षण, लेकिन जिंक है क्या है? वैसे तो नॉन मोबाइल है, HL है, लेकिन जिंक की कमी के लक्षण ऊपरी और पुरानी पत्तियों दोनों पर एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी और नई पत्तियों पर एक साथ दिखाई देते हैं?
तो जिंक की कमी के लक्षण पुरानी और नई पत्तियों पर एक साथ दिखाई देते हैं, जिसमें ब्राउन रेड कॉलरेशन हो जाती है। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, जिंक की कमी के कारण भी इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है, लेकिन यह दोनों पुरानी और नई पत्तियों में होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन इन साइज, तो साइज में भी रिडक्शन होने लग जाता है। इसके बाद आपको एक तीसरा रोग लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, इससे पहले किसी पोषक तत्व में मैंने शायद तक आपको लिटिल लीफ ऑफ कॉटन बताया था, वो बेटा सॉरी गलती से बताया गया। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन है, उसको आप वहां से इरेज कर देना। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन है, यह जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। इसके बाद जो चौथा रोग है रोसेटिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती हैं या पत्तियां होती हैं उनके आकार में अनियमितताएं आने लग जाती है। ये कुछ मेन सूक्ष्म पोषक तत्व थे जिनके कार्यों और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा आपने। इसके बाद जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकेल हो गया, इनके फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने बेटा कोबाल्ट पर। कोबाल्ट पर तो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट को किससे दर्शाया जाता है, CO से। सॉरी बेटा आज मार्कर में स्याही खत्म हो गई है, चलो आपको विजुअली बताते हैं। जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ B12। B12 क्या है, एक विटामिन है। तो विटामिन B12 या B12 के संश्लेषण का मुख्य रूप से सहायक अवयव कौन सा है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट को किससे दर्शाते हैं, CO से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, CO से दर्शाते हैं। इसके सिवाय यह जो विटामिन B12 होता है, यह किसका संश्लेषण करता है, रेड लेग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। यह रेड लेग हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है, यह किसको स्थानांतरित करता है, O2 को स्थानांतरित करता है। तो जो कोबाल्ट होता है एक्ट्स एज O2 कैरियर इन रूट्स। जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनमें ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन करता है, कोबाल्ट करता है। लेकिन जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उनमें O2 वाहक का कार्य कौन करता है, लोहा करता है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व की क्लासेस में भी बताया था। तो कोबाल्ट क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ B12 which are essential for formation of red leg hemoglobin which are required for nitrogen reduction, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण या नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। तो ये कोबाल्ट के कुछ प्रमुख कार्य थे। एक तो यह विटामिन B12 का प्रमुख अवयव है। इसके बाद यह O2 जड़ों में O2 वाहक का कार्य करता है और विटामिन B12 की फॉर्मेशन होने के बाद रेड लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो रेड लेग हीमोग्लोबिन है यह पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होती है, इन हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कोबाल्ट के कुछ कार्य थे। इसके बाद अपने आते हैं मॉलिब्डेनम पर, MO पर आते हैं। जो मॉलिब्डेनम होते हैं इसको किससे दर्शाते हैं, इसको MO से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, MO से दर्शाते हैं। जो मॉलिब्डेनम होता है यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, लेकिन यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सीधे भाग ना लेकर वहां पर उत्प्रेरक के रूप में या कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स या एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन रिडक्शन या नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह हेल्पफुल होता है। तो molybdenum is essential components of enzyme like nitrogenase and nitrate reductase। तो जो मोलिब्डेनम होता है यह नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज नामक दो एंजाइमों का संश्लेषण करता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और नाइट्रोजन के अपघटन मींस नाइट्रोजन के फिक्सेशन और रिडक्शन में सहायक होता है। तो ये कुछ मोलिब्डेनम के कार्य थे। एक रोग उत्पन्न होता है विहिप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विहिप
WHIP व्हिप टेल, TAIL टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। गोभी में क्या होता है, जो उसका फूल होता है वो एक डंठल जैसी संरचना में, उसमें फूल का निर्माण तो नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लंबी, जैसे ये मार्कर है वैसे एक लंबी डंठल जैसी संरचना बन जाती, फूल का निर्माण ना होकर एक लंबत संरचना बन जाती, जिसको क्या बोलते हैं, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा था, मोलिब्डेनम, जिसके अपने फंक्शंस और उसकी कमी के कारण होने वाले रोग को देखा। इसके जो मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है, क्लोरोसिस अक्कर बिटवीन दी वेन्स ऑन ओल्डर लीव्स, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसकी जो शिराएं होती है, शिराओं के बीच में पीलापन आने लग जाता है। जो पादप की पत्ती का रेस्ट भाग होता है, जो रेस्ट पीस होता है लीफ का, वो तो क्या बना रहता है, हरा बना रहता है, लेकिन जो पत्ती की शिराएं होती हैं या जो वेन्स होती हैं वे क्या पड़ने लग जाती हैं, पीली पड़ने लग जाती हैं। यह किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम के कारण होता है। एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पल्सेज, इसके साथ साथ जो मोलिब्डेनम होता है यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एसेंशियल होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए सहायक होता है। कौन सी फसलों में, दलहनी फसलों में। अब इसके बाद अपने बात करते हैं क्लोरीन की। जो क्लोरीन है यह सबसे बड़ा काम क्या करता है, क्लोरीन जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ऑस्मो रेगुलेशन, कहने का मतलब कि जल की वाहक, जल के वहन को नियंत्रित करता है, जल की गति को नियंत्रित करता है। पत्ती को जितनी जल की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही वाटर एंटर होने देता है या एक्स्ट्रा वाटर को निकालने का भी काम करता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, यह पत्ती में जल रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्टॉप वाटर इनटू लीव्स, तो पत्तियों में यह जल रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ उसको ऑस्मो रेगुलेट, तो पत्ती के स्फीति दाब के अनुसार यह जल का नियंत्रण करता है। स्फीति दाब कम होने पर पत्तियां क्या है, जल का अवशोषण करती है, और अधिक होने पर, कम होने पर तो वाष्पोत्सर्जन होता है, अधिक होने पर जल का अवशोषण करती है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन सा पोषक तत्व करता है, क्लोरीन। मेजर रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड चेंज कॉम्पोजिशन इन हायर प्लांट्स, तो यह हायर प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। यह क्लोरीन के प्रमुख रूप से कार्य थे। इसके सिवाय अपने देखें तो अपने आते हैं मेंटेन ट्रैगोर प्रेशर। ट्रैगोर प्रेशर का मतलब क्या होता है, भित्ति दाब। भित्ति दाब को यह बनाए रखने में सहायक होता है। भित्ति दाब का मतलब क्या होता है, कोशिका की पत्ती पर लगने वाला दाब। इसी भित्ति दाब के कारण ही जल की एंट्री हो पाती है पत्ती की कोशिकाओं में, तो यह ट्रैगोर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अब अपने बात करें तो जो 17वां पोषक तत्व था कौन सा था, निकेल था। इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज 1985 में ब्राउन एट ऑल ने की थी। किसने की थी, ब्राउन एट ऑल ने की थी। तो इसके मेन एसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इसका जो निकल का मेन एसेंशियल फंक्शन है, जो ग्रेन फॉर्मेशन होती है, ग्रेन फॉर्मेशन को होने के लिए जो आवश्यक फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फूड्स को ट्रांसलोकेट करने का काम कौन करता है, उस आवश्यक फूड को ट्रांसलोकेट या स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, निकेल करता है। ये अपने सूक्ष्म पोषक तत्व थे जिनके बारे में अपने अध्ययन किया। अब आते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स पर। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितने थे, 4 थे बेटा, आपको बताए थे कौन कौन से, वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम। तो पहले अपने बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट के बारे में अपने पहले बात कर चुके हैं, यह विटामिन B12 का घटक है। इसके साथ साथ यह रेड लेग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सहायक होता है। अब आते हैं सोडियम पर। सोडियम क्या होता है, जो कैंप प्लांट्स होते हैं, कैंप प्लांट्स मीन्स जैसे शुगर बीट या जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जिनको जल की प्राप्ति उतनी नहीं हो पाती, तो उन पौधों में जल के ह्रास को रोकने का काम कौन करता है, उन पौधों में जल के ह्रास को रोकने का काम सोडियम करता है। एसेंशियल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन हायर प्लांट्स लाइक कैंप प्लांट्स, एग्जाम्पल शुगर बीट।
जैसे शुगर बीट, चुकंदर जैसे जो रेगिस्तानी पौधे या कैंप प्लांट्स हो गए, उनमें जल को अवशोषित करने और जल को लंबे समय तक पौधे में बनाए रखने या ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। उसके बाद अगर अपने बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन क्या होता है? यह मुख्य रूप से एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो लगभग पोटेशियम जैसे कार्य करता है, क्योंकि पोटेशियम क्या है? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और जो सिलिकॉन है यह रिड्यूस करता है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को। बायोटिक का मतलब होता है वातावरणीय दशाओं के कारण पादप की वृद्धि पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव, जैसे अधिक गर्मी, अधिक वर्षा या अधिक ह्यूमिडिटी, कम या अधिक टेम्परेचर के कारण पादप की कायिक क्रियाओं पर होने वाले जितने भी एबायोटिक इफेक्ट्स हैं, एबायोटिक अजैविक प्रभाव है, उनको कम करता है। इसके साथ साथ जो बायोटिक फैक्ट्स हैं या जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक कारक हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले पौधों पर रोग या उनके द्वारा होने वाले प्रभावों को कम करता है। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? रिड्यूस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस इनटू प्लांट्स। इसके बाद इसका जो दूसरा एसेंशियल फंक्शन होता है, इट इंक्रीज ड्राउट एंड डिजीज रेजिस्टेंस इनटू प्लांट्स। तो इसका मेन दूसरा फंक्शन क्या है? यह प्लांट्स में सूखा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सूखा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का एक मेन फंक्शन क्या है? जो प्लांट की क्यूटिकल्स होती है, क्यूटिकल्स किसकी फॉर्मेशन करती है? छाल की फॉर्मेशन करती है। तो जो राइस हो गया या मैच, ऐसे दो प्लांट्स हैं जिनमें क्यूटिकल या छाल की फॉर्मेशन होने के लिए इनको सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। इनमें कुछ व्याधियां होती हैं, उन व्याधियों से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? वो सिलिकॉन होता है। राइस और मैच में जितने भी प्रकार के या मोस्टली जितनी भी डिजीजेज होती हैं, उनसे बचाव के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? एक कठोर परत का निर्माण करता है जो कि बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं वैनीडियम की। किसकी बात करते हैं? वैनीडियम की। यह लास्ट पोषक तत्व है जो कि लाभदायक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। वैनीडियम को किससे दर्शाते हैं? Va से। सबसे पहले कोबाल्ट को किससे दर्शाते हैं? CO से। सिलिकॉन को Si से। वैनीडियम को Ba से। सोडियम को Na से। जो वैनीडियम है, तो वैनीडियम क्या फंक्शन करता है? आपने ब्लू ग्रीन एल्गी या हरित एल्गी का नाम सुना होगा या हरित शैवाल का नाम सुना होगा, जो कि एक जैविक उर्वरक है, जैविक उर्वरक है या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है। तो यह BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यह किस प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है? यह सबसे ज़्यादा राइस प्लांट्स के लिए एसेंशियल होती है, या धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जैविक खाद कौन सी होती है? वो होती है हरित एल्गी। तो हरित एल्गी के विकास और उसकी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा किस पोषक तत्व या किस लाभदायक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? वैनीडियम की आवश्यकता होती है। तो वैनीडियम क्या करता है? वैनीडियम जितने जो मुख्य रूप से हरित एल्गी हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो ये अपने 21 मोस्टली जो 21 पोषक तत्व थे जिनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स में से मोस्टली जो 16-17 उनके अपने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पे अपने जो पोषक तत्व है इनकी पूरी की पूरी डिटेल स्टडी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो सेशन है उसमें अपने जो पीएच का पोषक तत्वों की पर्याप्तता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर क्या इफेक्ट है, जो सेकंड अपना उसी में बेसिक्स में रहेगा किस प्लांट के किस पोर्शन पर कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, और जो तीसरा रहेगा कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं या टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि प्लांट से रिलेट करती हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और आपका होमवर्क ये है, अब तक इस चैप्टर में जितना भी आपको पढ़ाया है वो चैप्टर आपकी रफ नोटबुक पे लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी आपको रोग बताए हैं उन रोग या उनके डिजीज के डायग्राम्स आपके रफली बने हुए होने चाहिए या आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है जो बाद में चेक किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में
समझ आया होगा अच्छे से। जो भी आपकी समस्याएं होंगी वे नेक्स्ट वीडियो सेशन या आपकी जूम ऐप पर वीडियो सेशन में दूर कर दी जाएंगी। धन्यवाद।